हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, जो कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। आप ये देखिए कि 10% की छूट दिया जा रहा है। यदि 10% का छूट है तो कितना हो जाएगा 90। 100 से 10 निकाल दीजिए और आगे दिया है 20% का लाभ होता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 120। यानी आपको बनाना क्या है, रेशियो बनाना है। इस कंडीशन में जो छोटा होगा उसको आप क्रय मूल्य सीपी मान लीजिए और जो बड़ा होगा वो आपका एमपी हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य। अब आपको करना क्या है, रेशियो को सरल कर लीजिए। 30 से कट जाएगा, 30 4 120। यानी कि सीपी और एमपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो आ रहा है 3:4 आ रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 320 रुपया है। यानी हम कह सकते हैं 4 की वैल्यू 320 है। कितना गुना गया है, 80 गुना। तो इसका 80 से यहां गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 240 रुपया। यानी फाइनल आपका आंसर आ गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 240 रुपया होगा। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट करना है। अगर वो डिस्काउंट दिया गया है तो 100 से आप निकाल कर रखिए परसेंटेज को। अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करके रखो, लॉस है तो 100 में माइनस करके रखो। ओवरऑल ये प्रक्रिया करने के बाद आपको ये देखना है, जो छोटा होगा वो आपका क्रय मूल्य बनेगा और जो बड़ा होगा वो आपका अंकित मूल्य होगा। फिर आप कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन पढ़कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। आइए M1 D1 के कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम लोग। देखिए आपको दिया गया है 30 आदमी है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन किए, 16 दिन किए। और आगे आपसे पूछ रहा है उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करते हैं। हम मान लेते हैं क्वेश्चन में x मान लेते हैं कि पूरा काम जो है x दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इनको सरल करते हैं। अभी देखिए, अब देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हुआ, 4 बार गया। अब यहां पर देखिए 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच क्या रहा, x आपका इधर बचा है, 5 और 2 इधर बचा है, यानी 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 दिन। यानी कि आपका आंसर इसमें B सही है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका होता है M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 H2 D2 अपान W2। क्योंकि यहां पे काम क्या है, आपका समान है, इसलिए W को यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आपको दिया क्या गया था, आदमी, दिन और घंटे। इसी पे आप बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। R019 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान क्या होगा। तो देखो R है, 0 है, 1 है, 9 है। आप एक काम कर दीजिए, R+1 कर दीजिए, 0+9 कर दीजिए। इसका मतलब R बराबर कितना हो जाएगा 9 - 1, R बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी कि R के स्थान पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल में 11 का क्या है कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर 0 है या 11 के बराबर है। इसका मतलब संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। ठीक है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी नंबर सिस्टम में हमने इसको पढ़ा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में वहां पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। भाई मान लीजिए आपके पास 2 संख्या x और y है, x y है।
ठीक है, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है। ठीक है, दो अंकों वाली संख्या का योग कितना है? 9। हमने मान लिया एक संख्या x है, दूसरी y है, इनका योग कितना हो गया? 9 हो गया। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, इसका मतलब अंतर हो गया ना। आपको पता है अंतर वाली संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है? 9 से विभाज्य होती है। यानी हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर 45/9। देख लीजिए वीडियो आप नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट में जाकर के, वहां मैंने ये रूल बताया है। कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? यानी कि जब दो संख्याएं, एक संख्या होगी सीधी क्रम में और दूसरी विपरीत क्रम में, इन दोनों का अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होता है। अगर इनका योग होता तो 11 से विभाज्य होता, यानी x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 5। अब आप x और y का मान सॉल्व कर लीजिए। x का मान कितना होगा? रख लीजिए 7 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। 7 + 2 कितना हुआ? 9। 7 से 2 निकालिए, कितना हुआ? 5 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संख्या है हमारे पास 10x + y होगी, मतलब 10 × 7 प्लस कितना हो जाएगा? 2। 70 + 2 कितना हो जाएगा? 72। यानी कि आपकी जो मूल संख्या कितनी है? 72 है। लेकिन आपसे ये नहीं कहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे कह रहा है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या यानी इसका विपरीत कितना हो जाएगा? 27। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। दो समांतर रेखाएं DEFG इस प्रकार खींची गई हैं कि यह AB तथा AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यह क्वेश्चन हमारे पास थेस थ्योरम के माध्यम से दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC है। ये देखिए A, B और C है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं DE, चलिए मैं मानता हूं इसके समांतर रेखा कौन सी है हमारी? D और E, A हो गई। अगली समांतर रेखा FG, यानी कि इसके समांतर हम कर देते हैं F और G। अब आगे क्या कर रहा है कि यह AB तथा AC को 3 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये चीज AB और AC, एक भाग आपका ये हुआ, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ। कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, ये 3 बराबर भागों में बांट रहा है और आपको दिया गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। तो फाइनली आपसे यह पूछा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप इतने का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे कि भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 भागों में बांट रही है ये पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसका कितना क्षेत्रफल है? 63। 63 में 3 का भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 21 वर्ग यूनिट। वर्ग यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको करना क्या है भाई? कुछ नहीं करना है, बस जितना क्षेत्रफल दिया है पूरा त्रिभुज 63 दिया है और आपको यह बता दिया गया कि यह 3 भागों में बांट रही है जो इसकी समांतर लाइनें हैं। इसका मतलब है 63 में आप 3 का भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया कितना? 21 वर्ग यूनिट। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। P ने एक वस्तु को 1600 रुपए में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, आगे कह रहा है यदि इस वस्तु को 1840 रुपए में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वस्तु है जो P ने 1600 रुपए में खरीदा था। ठीक है, 1600 रुपए में खरीदा, इसको जब बेचा कि 10% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में यह कहा गया दोबारा, करा इसी वस्तु को जो 1600 रुपए में खरीदा गया था, अगर इसको 1840 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब देखिए, आपको पहला लाभ कितना दिया गया है? पहला लाभ आपको दिया गया कितना? 10% दिया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा? 1600 रुपए में खरीदा गया था, अगर इसको 1840 में बेच दिया गया, आपका क्रय मूल्य यह है, विक्रय मूल्य यह है, इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है? 240 रुपया। अगर ये 240 हो रहा है,
किससे बढ़ रहा था? 1600 से आपका क्रय मूल्य परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से गुणा करो, भाग करो। देखिए 16 से काटो, इसको कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा, यानी 15%। यानी जो आपका दूसरा लाभ आ रहा है कितना आ रहा है? 15%। लेकिन जो पहला लाभ था कितना था? 10%। अब कितना बढ़ गया? तो आप बताइए, इस 10 से यानी 15% से 10% निकाल देंगे, कितना बढ़ जाएगा आपका? 5%, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपए के बराबर है। तो इसमें 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं भाई। कुल कितने सिक्के हैं? 90 सिक्के हैं। इस 90 सिक्के में 5 पैसे हैं। चलिए मैं मान लेता हूं आपके पास कुल कितने सिक्के हैं? 90 सिक्के हैं। इसमें जो है 5 पैसे सिक्के हैं और कितने हैं? 10 पैसे के सिक्के हैं। अगर हम ये बात मान लेते हैं कि भाई 5 पैसे के सिक्के की संख्या अगर x है, तो 10 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इसी में तो बटेगा, क्योंकि 5 पैसा और 10 पैसा मिलाकर टोटल कितना था आपके पास? 90 सिक्के थे। अब इन दोनों को मिलाकर कुल कितना रुपया आपके पास बन रहा है? 7 रुपया बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये x का कितना पैसा था? 5 पैसा। अगर रुपया बनाएंगे तो आप 100 से भाग करेंगे कि नहीं? बिल्कुल कर देंगे। आगे देखिए, ये जो 10 पैसा है, ठीक है, 10 पैसा है, कितना है? 90 माइनस x, 90 माइनस x इतना दिया गया है, गुणा कितना हो जाएगा? 10 पैसे हैं, 10 बटा 100 कर दीजिए आप, बराबर कुल कितना रुपया है? 7 रुपया के बराबर है। हम इसको रुपया बना रहे क्योंकि ये पैसे है, इसलिए 100 से भाग कर रहे हैं। आइए इनको सरल करते हैं भाई। 100 आपका एलसीएम होगा, इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब ये होगा 5x प्लस 10 से गुणा करो, 900 माइनस 10x। आप देखिए 100 एलसीएम आया था, कितना हो गया? 700। इसका मतलब है कि 10 से अगर हम 5x निकालेंगे तो 5x बनेगा, और 900 700 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 200। यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 में आप 5 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 40। कहने का मतलब यह हुआ 50 पैसे, सॉरी 5 पैसे के जो सिक्के हैं कितने हो जाएंगे? 40। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा गया होता 10 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ, तो भाई टोटल कितना था आपके पास? 90 था। अगर इस 90 से हम 40 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। साल पहले दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो P की वर्तमान आयु कितनी होगी? यानी आयु संबंधी प्रश्न से लिया गया है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के हमारा वीडियो, ठीक है, देख सकते हैं। आयु संबंधित प्रश्न वहां मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आइए भाई, कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है P और Q। इनका जो अनुपात दिया गया है 3:2 दिया गया है, लेकिन कब का दिया गया है? माइनस 6 वर्ष पहले दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष बाद कह रहा कितना हो गया अनुपात? 8:7 हो गया। अब इस कंडीशन में करना क्या है? आपको गैप चेक करना, क्या गैप बराबर है? जी बिल्कुल बराबर। यदि बराबर नहीं होता तो हम आगे प्रक्रिया दूसरी लगाते। ठीक है, यहां पर तो बराबर है भाई। 8 से 3 निकालिए कितना होगा? 5। 7 से 2 निकालिए कितना होगा? 5। यानी ये 5 यूनिट का मान हम कह सकते हैं 6 और 4 मिलाकर 10 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2। आपसे कह रहा है P की वर्तमान आय कितनी? अगर हम P का रेशियो यहां से लेते हैं, ठीक है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 और 8 कितना हो जाएगा? 16। मतलब ये निकल कर आ रहा है P की 4 वर्ष बाद की आयु है। आपको P की क्या चाहिए? वर्तमान आयु चाहिए, इसलिए आप 4 घटा दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहां से ना लगा करके P का रेशियो तो A भी है, आप यहां भी लगा सकते थे। कैसे भाई? P की यूनिट 3 है, यानी 2 यूनिट, 3 यूनिट का मान कितना हुआ? 6 हो गया। बट ये 6 वर्ष पहले की आयु है, आपको वर्तमान चाहिए, इसका मतलब +6 आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। यानी कहने का मतलब ये हुआ, चाहे आप इस रेशियो से लगाइए चाहे उससे लगाइए, आपका आंसर वही आएगा। सिर्फ आपको देखना यह है कि पहले की बात कर रहा है कि बाद की कर रहा है कि वर्तमान की कह रहा है।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हम 20 गुणजों का औसत कितना होगा। अगर ये औसत की बात कर रहा है तो इसका मतलब, औसत का मतलब तो समझना पड़ेगा आपको कि सभी प्रेक्षणों का योग अपान प्रेक्षणों की संख्या, यानी जितना नंबर है उनका आप योग निकाल लीजिए और जितनी संख्या उनसे आप भाग कर दीजिए। ठीक है, यानी कि औसत बराबर बोल रहा है 12 के प्रथम, यानी 12 है इनके कितना 20 तक, प्रथम 1 2 3 4 प्लस डॉट डॉट कहां तक 20 तक, इनका एवरेज बताओ। एवरेज कितने नंबर है 20 है, आप 20 से भाग लगा दीजिए। लेकिन सबसे पहले तो आपको इनका योग पता होना चाहिए निकालना। ठीक है, चलिए 12/20 तो आपका ये हो गया। अब इतने निकालते हैं 1 2 3 प्लस डॉट डॉट कितना 20। अगर आप इनका योग निकालेंगे, आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट होता है n + 1/2। ठीक है, यानी कितना है 20, यानी 20 गुणा 21/2। फाइनली इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 12/20 और इसका योग निकालें कितना हो जाएगा 20 गुणा 21 बटा कितना होगा 2, 10 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 का डबल हो गया, 2 6 बार चला गया, 21 गुणा 6 कर दीजिए कितना हो जाएगा 126। यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, एक नाव की गति धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। यानी कि बोट एंड स्ट्रीम में दो कंडीशन होते हैं, आप समझिएगा बढ़िया से। एक तो होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। भाई अनुकूल को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर नाव चल रही है उधर धारा भी बह रही है। ठीक है, और प्रतिकूल का मतलब है कि दोनों एक दूसरे क्या हो जा रहे हैं, विपरीत हो जा रहे हैं। नाव आपकी कहीं और जा रही है तो जल आपका कहीं और बह रहा है। तो आप क्वेश्चन में समझिए, यहां पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में, इसका मतलब क्या है प्रतिकूल दिया गया है, प्रतिकूल चाल दिया गया है, यानी हम इसको कह सकते हैं अप स्ट्रीम दिया है। अप स्ट्रीम कितना दिया गया है 40 किलोमीटर/आवर। अब क्वेश्चन में आगे देखिए दिया है स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसकी चाल है ये बोट की दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 55 किलोमीटर/आवर। तो आप बताइए अगर u का मतलब क्या होता है b - w होता है बराबर 40 हो जाएगा, तो b का मान यहां पे रखो कितना होगा 55 - w बराबर 40, यानी w का मान हो जाएगा कितना 15 किलोमीटर/आवर। अब आपसे क्वेश्चन में यह कहा है नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, मतलब डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है b + w। भाई b का मतलब कितना है 55, w कितना आया 15, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर/आवर। यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपए अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, आइए इससे क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए आप ये मान लीजिए कि भाई एक मेज को 10% लाभ पर बेचा, यानी आपका जो क्रय मूल्य था कितना था 100% था। मैं मान ले रहा हूं आपका क्रय मूल्य कितना था 100%, बट ये कह रहा है एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 100 का 10%, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। कितने में बेचा गया 110 में। क्वेश्चन फिर से समझो, ये अब मान लीजिए 100 अब कह रहा 10% लाभ पर बेचा गया, यानी 100 का 10 कितना होगा 10 रुपया होगा, यानी कितने में बेच दिया गया 110 में बेच दिया गया। अब आपसे क्या करा, इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए। आप बताइए पहले इसका 100 था, अगर इसका 5% कम कर दिया जाए कितना होगा 95 होगा। अब कुछ कंडीशन दिया है तो यह 7 रुपए अधिक में बिकता है तथा 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि 7 रुपए अधिक 20% का प्रॉफिट करता है किसका 95 का 20%। अगर हम 95 का 20% निकाल देते हैं कितना होगा ये 19 हो जाएगा, निकाल लीजिए। यानी 19 बढ़ गया, 19 और 95 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। मतलब यह हुआ यहां पर कितना बढ़ गया देखिए
1 से 10 से 114 हो गया। इसका मतलब यहां 4 बढ़ गया और क्वेश्चन में कितना बढ़ गया? 7 रुपया। हम ये कह सकते हैं 4 की वैल्यू 7 है तो 1 की वैल्यू 7/4 और आपको चाहिए कितना? 100 की वैल्यू चाहिए, आपको क्रय मूल्य चाहिए। इसका मतलब है कि 100 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 25 175 रुपया। तो फाइनल आपका आंसर आ चुका है 175 रुपया, यानी मैच का जो करंट मूल्य होगा 175 रुपया हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। पी, क्यू तथा आर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिनों में तथा क्यू 24 दिनों में तो इस फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा? वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं। देखिए यहां 3 लोग मिलकर के पी है, क्यू है और आर है, ये तीनों मिलकर फसल को कितने दिन में काट दे रहे हैं? 6 दिन में काट रहे हैं। आगे बताया पी अकेले 10 दिन में काट रहा है और क्यू अकेले कितने दिन में काट रहा है? 24 दिन में। यानी आपको ये दे दिया गया है, ठीक है, ये तीनों मिलकर फसल को 6 दिन में काट रहे थे, ये अकेला 10 और ये अकेला 24 दिन में। अब आपको करना क्या है? टोटल वर्क निकालना है। 6, 10, 24 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास टोटल काम है कितना हो गया? 120 हो गया। आप इनकी इफिशियंसी निकालो। चलिए इफिशियंसी निकालते हैं भाई। 6 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? ये 20 बार जाएगा। इसको भाग करो 12 बार जाएगा। इसको भाग करो, कितना हो गया? 5 बार चला गया। ठीक है, यहां तीनों की क्षमता कितनी है? 20 काम है। इनकी क्षमता कितनी है? पर डे के हिसाब से 12 काम है और इनकी क्षमता कितनी है? 5 काम है। तो इसका मतलब यह है कि हम सीधे क्वेश्चन को बनाते हैं। आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा, तो आर की बात किया है। अब देखिए ये तीनों लोग एक दिन में 20 काम कर रहे थे, ठीक है, और P और Q मिलकर 12 और 5 17 काम कर रहे हैं और मुझे R चाहिए। आप बताओ, अगर ये तीनों का 20 है तो अगर इसमें से हम P और Q निकाल देते हैं तो R की क्षमता पता चल जाएगी। 12 और 5 कितना हो जाए? 17। इसका मतलब R का कितना रहना चाहिए? 3। यानी R की क्षमता आ गई और जिसकी क्षमता आ गई उसका दिन भी आ जाएगा। क्षमता से आप भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 40 दिन। मतलब यह हुआ कि आर अकेले इस फसल को 40 दिन में काट सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। एक त्रिभुज का परिमाप 200 मीटर है। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 मीटर अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है? आपको पता है कि त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। इसका मतलब क्या होगा भाई? इनका परिमाप दिया है, देखिए ए बी सी, तीनों भुजाओं का योग कितना दिया गया है? 200 मीटर दिया गया है। अब आपको यह कह रहा है 2 भुजा बराबर है और एक भुजा 20 अधिक है। अब आप बताइए, अगर एक 20 अधिक है तो भाई हम 20 इसमें कम कर दे रहे हैं, कितना बचा आपका? 180। बाकी ये तो बराबर होंगे ना। इसका मतलब 1 2 3 बराबर बराबर बांट दीजिए 60 मीटर। यानी कहने का मतलब 60 मीटर ये रहा होगा, 60 मीटर ये रहा होगा, 60 ये भी रहा होगा, बट ये 20 अधिक है। इसका मतलब कितना हो गया? 80 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो आइए ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, 10 मीटर, इतना और इतना, इतना। तो आइए ट्रायंगल बनाते हैं और इस पर हम सीढ़ी बनाते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, आप देख पा रहे हैं ये आपकी एक सीढ़ी है, ठीक है। मान लेता हूं ए बी सी, ये आपकी क्षैतिज लाइन है और ये आपकी एक दीवार है। ये दीवार है, क्षैतिज है, सीढ़ी है। आपको बताया गया 20 मीटर लंबी सीढ़ी। सीढ़ी आप ऐसे ही लगाएंगे। ये कितना दिया गया है? 20 मीटर। अब ये दीवार पर टिकी है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई पहुंचेगी? मतलब यह है, आपसे यह डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। मतलब ये जो सीढ़ी है कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर बताइए भाई ये 30 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का रहा होगा? 90, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। 90 हो गया, 30 ये हो गया, ये बचा कितना होगा? 60।
अब आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए भाई। 90 के सामने मान कितना होता है 2, और 30 के सामने कितना होता है 1, और 60 के सामने कितना होता है √3। यानी हम ये कह सकते हैं 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा 10, और यहां ऑलरेडी 1 की वैल्यू रखा हुआ है, यानी 10 से गुणा कर दिए कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो दीवार सीढ़ी जो है आपकी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी 10 मीटर तक पहुंच जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी कितनी है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। देखिए ये खंभा है आपका और एक खंभा ये है, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये 15 मीटर का था और आपका ये वाला जो है 20 मीटर का खंभा है। ये 20 मीटर का और 15 मीटर का, भाई 15 से ज्यादा बड़ा होगा 20 वाला। ये क्षैतिज है, इसको हम मिला देते हैं। आगे क्या कह रहा है कि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, बिल्कुल ये 12 मीटर बताया गया। तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, इनके छोरों के बीच की दूरी क्या होगी। अब बताइए आप, अगर 12 ये है तो अगर हम यहां पे मिला देते हैं तो 12 ए भी होगा कि नहीं, आप बताइए। अगर इधर 15 है तो इधर भी 15 होगा। अब ये टोटल 20 है, इसका मतलब 5 बचा होगा। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में यहां ट्रिपलेट बन रहा है। अगर 12 है 5 है तो इसका मतलब अगला कितना होगा 13 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ट्रिपलेट बनाना आप जानते हैं। जैसे देखिए, अगर ये विषम संख्या 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 को 1 के घर पे बांट दीजिए 12 और 13। कहने का मतलब यह हुआ अगर 5 12 जहां होगा वहां 13 होगा, अगर 12 और 13 जहां होगा वहां 5 होगा। ठीक है, अगर 5 और 13 होगा तो वहां 12 होगा। क्लियर है ना, उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा।